सोनिया नाम की एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक लड़की थी। वो हमेशा कुछ बड़ा और अपने नाम को बहुत ऊंचा ले जाने का सपना देखा करती थी। शुरुआत से ही सोनिया पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं थी। सोनिया की बहन कविता पढ़ाई में उससे कहीं ज्यादा अच्छी थी। सोनिया के माता पिता अनीता और ब्रिजेश हमेशा ही कविता की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन सोनिया जब भी अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाती तो उसे हमेशा ही अपने माता पिता से डांट सुनने को मिलती थी। ऐसे ही 10th क्लास का रिजल्ट आता है। सोनिया और कविता दोनों अपनी मार्कशीट लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। तभी ब्रिजेश अपनी दोनों बेटियों की मार्कशीट देखते हुए बोलता है, शाबाश कविता बेटा, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। शुक्रिया पापा। और सोनिया, तुम हमेशा की तरह इस बार भी नाक डुबाने वाली नंबर लेकर आई हो। मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, पता नहीं क्यों मेरे नंबर कम आए हैं। अरे पहले ही तू एक बार फेल हो चुकी है, इसलिए कविता के साथ उसके क्लास में पढ़ रही है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? माँ, दीदी सारा दिन पता नहीं अपनी किताबों के पीछे कौन से चित्र बनाती रहती है। मैंने तो इन्हें कभी भी याद करते नहीं देखा। अरे चित्र बनाने से जीवन नहीं चलता है। कितनी बार तुझे कहा है कि ढंग से पढ़ाई कर लिया कर। रहने दो अनीता, इसे कुछ समझाने का फायदा नहीं है। ये नालायक हमेशा नालायक ही रहेगी। माँ पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पढ़ने में अपना बहुत मन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अरे अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो सारी जिंदगी क्या अंगूठा छाप बनकर रहेगी? अरे इतना खर्च करता हूँ मैं इन दोनों की पढ़ाई के ऊपर, लेकिन ये लड़की मेरा सारा पैसा बर्बाद कर देती है। बस कीजिए ना पापा, मेरे तो अच्छे नंबर आए हैं ना। चलिए फिर मुझे आप मेरा तोहफा दीजिए। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वही ला कर दूंगा। मुझे ना एक नया कंप्यूटर चाहिए। अब मैं कंप्यूटर पर काम करना चाहती हूँ। पर कंप्यूटर तो मैंने भी मांगा था ना पापा आपसे, मुझे तो आपने नहीं ला कर दिया। कंप्यूटर चलाने लायक तेरे पास दिमाग है सोनिया? माँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता भी है बहन तुझे? तू रहने दे सोनिया, कंप्यूटर सिर्फ कविता के लिए ही आएगा। तो उस कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाना। पहले ही ऐसे गंदे नंबर लाकर मेरे और अपने पिताजी की तूने बहुत बेइज्जत करवा दी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से अब कुछ भी नहीं कहूँगी। सोनिया कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल सोनिया को हमेशा से ही चित्रकारी का बहुत शौक था। वो जिस भी किसी चीज को देखती उसके जैसी हूबहू ड्राइंग बना दिया करती थी। अपने माता पिता से ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सोनिया वापस से अपने कलम और पेंसिल उठाती है और अपनी ड्राइंग बुक में कुछ स्केच बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद ब्रिजेश कविता को घर पर नया कंप्यूटर ला कर देता है और कविता रात दिन अपने कंप्यूटर पर काम करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे तैसे करके सोनिया और कविता की 12वीं कक्षा पास हो जाती है, जिसके बाद ब्रिजेश और अनीता अपनी दोनों बेटियों से बोलते हैं, अब तुम दोनों की 12वीं कक्षा भी पूरी हो गई है, अब क्या करना है? अरे सोनिया से तो पूछना ही बेकार है। कविता बेटा, तू बता, तुझे क्या करना है? पापा, मैं आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। शाबाश, इंजीनियर बनेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी अपने माता पिता का। और तू सोनिया, तुझे क्या करना है? मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। अपना कुछ करना चाहती है? अरे अपना कुछ करने के लिए कमाना होता है, और तेरे पास कमाने जितनी नॉलेज नहीं है अभी। अरे दीदी, मेरी मानो ना, तो आप किसी छोटी मोटी कंपनी में चाय बनाने का काम कर लो, उसमें आपको पैसे मिल जाया करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, थोड़ा सा तमीज से बात करो। तुम चुप रहो सोनिया, सही बोल रही है कविता। जितना तुम पढ़ती हो उससे तुम चाय बनाने और पोछा लगाने का ही काम कर सकती हो। छोड़िए आप, इसे नहीं पढ़ना तो रहने दीजिए। जो पढ़ना चाहता है कम से कम उसे तो पढ़ाएं। मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि आप मुझसे मत पूछा करो मुझे क्या करना है। आप लोग कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आप लोगों की नजरों में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। देखना, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा और आप सब लोग ना उस वक्त मेरी ऊंचाई देखना। बातें तो बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बड़ी कर रही हो, लेकिन हर चीज के पीछे पढ़ाई ही काम आती है। पढ़ाई के बाहर भी दुनिया है और इस चीज को मैं साबित करके दिखाऊंगी।
आज के वक्त में आप लोग मुझे जितना सुना सकते हैं सुना लीजिए। एक दिन मैं इस वक्त को अपना गुलाम बनाकर दिखा दूंगी आपको। हाँ हाँ, चित्र बना बना कर तू एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बन जाएगी ना। बोल तो ऐसे रही है। चित्र बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। पढ़ाई को छोड़कर, माँ बाप की उम्मीदों को तोड़कर, कम नंबर लाकर, फेल होकर चित्र बनाना सच में आसान नहीं है। कविता की ये बात सुनकर सभी लोग सोनिया पर हंसने लगते हैं। बेचारी सोनिया को अपने इस मजाक पर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, कोई बात नहीं, ये लोग मेरी बात नहीं समझते तो क्या हुआ, पर एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सब लोगों को पता चलेगा कि पढ़ाई के बल पर सब कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी ऐसी पहचान बनाऊंगी कि जितना बुरा वक्त मेरा आज है ना, उससे ज्यादा अच्छा वक्त मैं अपने लिए लेकर के आऊंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जहाँ एक तरफ कविता अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर देती है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपनी एक सहेली की मदद से वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर देती है। पर अपने इस वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोनिया घर वालों को कुछ नहीं बताती। कुछ महीने लगातार कमाई करने से जो सोनिया को पैसे मिलते हैं, उन पैसों से सोनिया अपना एडमिशन आर्ट क्लास में करवा लेती है। ऐसे ही जब पहले दिन सोनिया अपनी आर्ट क्लास जा रही होती है, तब अनीता उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ चली जा रही हो महारानी, इतना तैयार होकर, और ये अपनी चित्रकला का सामान लेकर। माँ, मैंने आर्ट क्लास में एडमिशन ले लिया है, वही जा रही हूँ। एडमिशन ले लिया? अरे एडमिशन लेना कोई भंडारा है क्या जो तुझे फ्री में मिल गया? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ। बहुत बढ़िया, चल जा, चली जा, वहाँ से भी तुझे 0 ही मिलेगा जैसे अब तक मिलता आया है। कोई बात नहीं, 0 मिले, 100 मिले या 10 मिले, होंगे तो मेरे ही ना माँ। हाँ हाँ, चली जा, वैसे भी घर पर रहकर तू और भी ज्यादा नालायक होती जा रही है। सोनिया अपनी माँ की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप आर्ट क्लास चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अनीता और ब्रिजेश का सारा ध्यान बस कविता पर ही लगा रहता है। वो दोनों उसे जी जान लगाकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोनिया पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं जाता है। सोनिया कब घर आई और कब अपनी क्लास पर चली जाती है, इस बात से अनीता और ब्रिजेश को कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया अपनी क्लास में पहुंचती है, तभी सोनिया का एक दोस्त राहुल उसे बोलता है, सोनिया, क्या एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने हमेशा देखा है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग ड्राइंग्स बनाती हो। इज एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ? हाँ, सब ठीक है, बस मुझे ऐसी पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है। बट फिर भी तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मीनिंग से भरी होती है, जैसे तुम अपनी बातों को अपनी पेंटिंग के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तुम कुछ ज्यादा ही गौर नहीं कर रहे मेरी पेंटिंग के ऊपर? यार, तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, पूरे क्लास में तुमसे ज्यादा, यहाँ तक कि पूरे इंस्टीट्यूट में तुमसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग कोई नहीं करता है, तो गौर फरमाना तो बनता है ना। थैंक यू, पहली बार कम से कम किसी ने मेरी पेंटिंग को समझा तो सही। अरे यार देखना, आने वाले टाइम पर ना तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी, तुझे कोई भी आर्टिस्ट टक्कर नहीं दे पाएगा। कोशिश तो यही है, बाकी भगवान देखते हैं कि क्या करता है। वक्त गुजरता चला जाता है। सोनिया दिल लगाकर अपनी आर्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब दोनों बहनों की शादी की उम्र हो जाती है और एक दिन ऐसे ही ब्रिजेश और अनीता सोनिया को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलते हैं, सोनिया, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। ये लड़के की फोटो है, देख लो। मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं आप? तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का फैसला मैं और तेरे पिताजी अच्छे से कर सकते हैं। पर शादी तो मेरी होनी है ना, जब तक मेरी मर्जी नहीं है तब तक आप लोग मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं? देखो, लड़का एक कंपनी में काम करता है और महीने के 2 लाख कमा लेता है, तुमसे तो अच्छा ही है। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर क्यों नहीं करनी है? अब क्या तेरे लिए कोई करोड़पति आएगा? जैसे तेरे हालात है ना, तुझे तो ऐसा लड़का भी मिलना मुश्किल है। अगर लड़का इतना ही अच्छा है तो कविता की शादी करवा दीजिए ना। कविता तेरी तरह खाली नहीं है ना, इंजीनियरिंग कर रही है, इंजीनियरिंग। कल को इंजीनियर बनेगी तो अच्छे से अच्छे लड़के आएंगे भाग भाग कर उसके लिए रिश्ता लेकर। तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी।
मैं लड़के वाले को पहले ही शगुन का डब्बा और पैसे देकर आ चुका हूँ। अब तेरे पास न करने का मौका नहीं है। जब आप लोगों को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी हाँ या ना से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। पहले ही तुम पढ़ाई के चलते हमारा बहुत बदनामी करवा चुकी हो। अब इस रिश्ते को न बोलकर हमारी और बदनामी मत करवाओ। जब आप लोगों को मैं क्या करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, इस चीज का मतलब नहीं है, तो मुझे भी आप लोगों की बदनामी से कोई मतलब नहीं है। आज अभी इसी वक्त मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सोनिया उसी वक्त अपना घर छोड़ देती है। सोनिया का जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। समय की उस पर मार पड़ रही थी कि बेचारी को संभालने तक का समय नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोनिया को अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल का ख्याल आता है। सोनिया पहली बार अपने दिल की सारी बातें राहुल को बताती है। राहुल जल्दी से सोनिया के पास पहुंचता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त के घर एक कमरा खाली है, तुम उसे किराए पर ले सकती हो। लेकिन मेरे पास तो अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं है। अरे वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम बस आराम से वहाँ पर रहो, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। राहुल सोनिया को अपनी दोस्त निशा के यहाँ उसके घर में किराए पर दिलवा देता है। अब सोनिया की आर्ट क्लास पूरी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन राहुल सोनिया से कहता है, देखो सोनिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस हुनर को और आगे लेकर जाओ। पर कैसे लेकर जाऊँ? अभी तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स भी नहीं है। तुम्हें किसी अर्निंग सोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने कॉलम और रंगों की जरूरत है। पर मैं कुछ समझी नहीं, सिर्फ इन दोनों चीजों से क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा, बस मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है। सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम बताओ कि कैसे क्या करना है। सारी बातें करने के बाद राहुल सोनिया का सबसे पहले YouTube पर एक चैनल बना देता है, जिस पर सोनिया अपनी पेंटिंग्स की वीडियो डालने लगती है। इन वीडियो में सोनिया अपना चेहरा नहीं दिखाती और बस आवाज और हाथों का ही प्रयोग करती है। देखते ही देखते सोनिया की वीडियो को लोगों से काफी प्यार मिलने लगता है और उसे YouTube से थोड़ी थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाती है। अपना खाना पीना सोना सब कुछ भूलकर सोनिया अपने YouTube के चैनल पर खूब मेहनत करती है। ऐसे ही एक दिन राहुल सोनिया के पास आता है और बोलता है, सोनिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर राहुल? मैं कुछ समझी नहीं। अरे हमारे शहर में बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है, जहाँ पर जीतने वाले को 50,000 इनाम मिलेंगे। तो मैं उसमें हिस्सा ले लूं? और नहीं तो क्या, तुम उसमें हिस्सा लो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम वो कंपटीशन जरूर जीतोगी। ठीक है राहुल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। राहुल के कहने पर सोनिया उस पेंटिंग कंपटीशन में भी हिस्सा ले लेती है। अपनी पूरी जी जान लगाकर पेंटिंग कंपटीशन में पेंटिंग करती है, लेकिन फिर भी बेचारी को प्रथम स्थान की जगह द्वितीय स्थान ही प्राप्त होता है। और सोनिया राहुल से बोलती है, राहुल, मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी मेहनत करने की जरूरत है, बस इतने से बात नहीं बनेगी। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, आज तुम सेकंड पोजीशन पर आई हो ना, एक दिन तुम नंबर 1 जरूर बनोगी। तुम्हारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू राहुल। मेरी फैमिली ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, पर तुमने सच में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अरे बस बस बस, इतना भी तारीफ मत करो मेरी। वक्त गुजरता चला जाता है। अब सोनिया वीडियो में पेंटिंग बनाने के साथ साथ लोगों को पेंटिंग्स बनाना सिखाना भी शुरू कर देती है, जिससे सोनिया की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक बार सोनिया को पता चलता है कि शहर में एक बहुत बड़ा पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाला है। सोनिया उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग को ले जाने की सोचती है और राहुल से बोलती है, राहुल, ये अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। बस किसी भी तरीके से हमें उस एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट मिल जाए। तुम चिंता मत करो, टिकट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें टिकट लाकर दूंगा। सोनिया की मदद करने के लिए राहुल सोनिया के लिए टिकट लेने चला जाता है, पर बदकिस्मती से सारे के सारे टिकट आउट हो जाते हैं और सोनिया को उस एग्जीबिशन में जाने का मौका नहीं मिल पाता। अब सोनिया को एक पल यही लगता है कि शायद उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। तभी राहुल बोलता है, मुझे माफ कर देना सोनिया, मैं तुम्हारे लिए टिकट अरेंज नहीं कर पाया। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पर अब हम क्या करेंगे सोनिया? अब अगर एग्जीबिशन के अंदर नहीं तो एग्जीबिशन के बाहर ही सही,
पर पेंटिंग्स तो हम सबको दिखाकर ही रहेंगे। ऐसे ही सोनिया अब एग्जीबिशन के बाहर अपनी सभी पेंटिंग्स को सेट करके लगा देती है। आते जाते सभी लोग सोनिया की पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। अब जितनी भीड़ एग्जीबिशन के अंदर नहीं थी, उससे ज्यादा भीड़ एग्जीबिशन के बाहर सोनिया के पास थी। सभी लोग उसकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते हैं। कई लोग तो सोनिया की पेंटिंग्स को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भीड़ जमा होती देखकर सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन कर देता है। क्राउड ज्यादा होने की वजह से पुलिस सभी को वहां से डंडे मार मार कर भगाना शुरू कर देती है। इस धक्का मुक्की में सोनिया की कई पेंटिंग्स भी खराब हो जाती है। बेचारी सोनिया बुरे तरीके से उदास हो जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती है और खुद से बोलती है, आखिर क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मेरे जीवन में हमेशा यही सब चलता रहेगा? अपने हुनर को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने अपनों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग मुझे मेरी कला को आगे नहीं जाने दे रहे। सोनिया ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राहुल, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट जिनका नाम गोविंद महाजन था, उनके साथ आता है और सोनिया से बोलता है, देखो सोनिया, तुमसे मिलने कौन आया है? अभी मुझे किसी से नहीं मिलना है, चले जाओ राहुल तुम यहाँ से। अरे पीछे मुड़कर देखो तो सही, गोविंद महाजन सर आए हैं तुमसे मिलने के लिए। इस नाम को सुनते ही सोनिया जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और पीछे मुड़कर बोलती है, सर आप यहाँ पर? असल बात यह है कि मैं उस एग्जीबिशन में आया हुआ था, वहाँ का चीफ गेस्ट भी मैं ही था। ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और मुझे पता चला वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। पर सर आप यहाँ आए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैंने तुम्हारी पेंटिंग को देखा और मुझे बहुत टाइम से अपने साथ काम करने के लिए एक ऐसे ही आर्टिस्ट की तलाश थी। तुम्हारी पेंटिंग में वो बात है जो मुझे चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दे सकता हूँ। गोविंद महाजन की ये बात सुनकर सोनिया के रोते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और सोनिया तुरंत ही हाँ कर देती है। वक्त गुजरता चला जाता है। राहुल महाजन के साथ काम करके सोनिया को अब अपनी कला को निखारने का बेहतर तरीका मिल जाता है और अब सोनिया एक बहुत ही जानी मानी आर्टिस्ट बन जाती है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कर रही कविता बुरी संगत में पड़ जाती है और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ब्रिजेश और अनीता द्वारा दिया गया सारा पैसा वो अपने गलत शौक को पूरा करने में लगा देती है और नशे की बुरी आदत होने की वजह से ब्रिजेश और अनीता उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन ब्रिजेश के फोन पर एक फोन आता है और उसे एक पेंटिंग अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है। ब्रिजेश और अनीता को कुछ समझ तो नहीं आता है, पर फिर भी वो उस अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ सोनिया के नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं। तभी स्टेज पर हाथों में माइक लिए सभी के सामने सोनिया आती है और बोलती है, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। उन लोगों को भी यहाँ बुलाया है जो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। दुनिया में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। मुझे तो अपनी पसंद का लड़का चुनने का भी हक नहीं है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे माता पिता थे जो आज यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए, वक्त की ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जिसे आपने नालायक समझा वही सबसे लायक निकली। तभी स्टेज पर गोविंद महाजन आते हैं और सोनिया को एक बड़ी सी ट्रॉफी देते हैं। दरअसल सोनिया को बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द नेशन का अवार्ड मिला था। अब सोनिया इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जाकर पेंटिंग्स बनाने लगी थी। अनीता और ब्रिजेश भारी भीड़ में भी अपनी बेटी के पास जाकर शर्मिंदगी के मारे उसे गले लगाकर बधाई नहीं दे सकते थे। दूर खड़ी सोनिया उन दोनों को देखती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। आखिरकार सोनिया हर तरीके से वक्त से लड़कर अपनी ताकत को पहचान कर अपना नाम बना ही लेती है। बेटा बहुत हो गया, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अरे माँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं कह तो रहा हूँ कि 2-3 साल बाद शादी कर लूंगा, तो तुम्हें मेरी शादी करवाने की इतनी जल्दी क्या है?
देख बेटा, अब मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है और तेरी बहन की शादी भी आज से 10 साल पहले हो गई थी। पहले तो वो घर के काम में मेरा हाथ बटा देती थी, लेकिन अब मेरे बूढ़े शरीर से काम नहीं होता। मेरे घर में एक गुणवती बहू आ जाए, बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, लेकिन आज के समय में एक अच्छी लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी पत्नी अच्छी नहीं आई और उसने तुम्हारी सेवा नहीं की तो मुझे बस यही सोच सोच कर ना डर लगता है। तू पहले से ही ये सब सोचेगा तो कैसे चलेगा। मैं पंडित जी से बात करूंगी, उनके पास बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। उनके पास जो सबसे अच्छी लड़की का रिश्ता होगा, मैं तेरे लिए बात कर लूंगी। अनीता जैसे तैसे अपने बेटे रमेश को अपनी बातों में बहला फुसलाकर शादी के लिए मना लेती है। वो शाम को गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी से इस बारे में बात करती है। अरे ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के माता पिता और रिश्ते के लिए आते हैं, और मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर भी है। आप देख लो, आपको जो अच्छी लगे हमको बता देना। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप मुझे लड़कियों की तस्वीर दे दीजिए, मैं 1-2 दिन में आपको बताती हूँ। अनीता कुछ लड़कियों की तस्वीर अपने घर पर लेकर आती है और रमेश को वो तस्वीरें दिखाती है। पहले तो रमेश तस्वीरें देख नहीं रहा था, लेकिन जब उसकी माँ जबरदस्ती उसे तस्वीर दिखाती है तो उनमें से एक पूनम नाम की लड़की उसे पसंद आ जाती है। अरे वाह, लगता है तेरी और मेरी पसंद बिल्कुल एक ही है। मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद आई थी। अब मैं पंडित जी के पास जाकर इस लड़की के बारे में बात करूंगी। अनीता पंडित जी के पास जाती है और पूनम के बारे में बात करती है। पंडित जी पूनम के घर वालों से रमेश के लिए बात करते हैं तो उन्हें भी रमेश पसंद आ जाता है और पूनम के साथ रमेश की शादी हो जाती है। पूनम शादी करके अपने ससुराल आती है। अरे क्या बात है पूनम, तुम जब से आई हो तब से उबासियां लिए जा रही हो। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। हाँ, वो क्या है ना कि शादी की तैयारी में इतने दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाई, तो बहुत नींद आ रही है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? अरे हाँ हाँ, भला इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तुम सो जाओ, माँ को चाय बनाकर मैं दे दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। अरे तू मेरे लिए चाय बना कर लाया है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं माँ, उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन शादी ब्याह की तैयारी में ना कई दिन से वो सो नहीं पाई थी, तो उसे नींद आ रही थी। इसलिए मैंने बोला कि तुम सो जाओ, माँ को मैं चाय बनाकर दे आऊंगा। बाकी वो अभी दोपहर के खाने के समय तक उठ जाएगी। रमेश की शादी को अभी एक ही दिन हुआ था, इसलिए वो आज अपने खेत भी नहीं गया। वो और उसकी माँ पूनम के हाथों के बने खाने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के 12 बज गए तो रमेश को लगा कि पूनम रसोई में खाना बना रही होगी। लगता है पूनम रसोई में खाना बना रही है। मैं भी उसके पास चला जाता हूँ। अगर उसे किसी मदद की जरूरत होगी तो उसकी मदद कर दूंगा। ये सोचकर रमेश किचन में जाता है, लेकिन पूनम तो किचन में थी ही नहीं। अरे, ये पूनम अभी तक किचन में क्यों नहीं आई? लगता है कुछ ज्यादा ही थकी हुई थी, इसीलिए अभी तक नींद नहीं खुली। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर उसे जगा देता हूँ। रमेश उसे जगाने के लिए कमरे में जाता है। अरे पूनम, दोपहर के 12 बज गए हैं। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ। रमेश पूनम को काफी आवाज लगाता है, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं लेती। रमेश की आवाज सुन सुनकर उसकी माँ भी अपने कमरे से आ जाती है, लेकिन पूनम के कानों पर तो कोई जू तक नहीं रेंगती। अरे क्या हो गया तुझे? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? और ये बहू अभी तक सो रही है, इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? नहीं माँ, सुबह जब ये सोई थी तब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अचानक तबीयत कैसे खराब हो सकती है? लेकिन मैं बहुत देर से इसे उठा रहा हूँ, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही थक गई। कोई बात नहीं, इसे सोने दे, खाना मैं बना लूंगी। अनीता अपनी बहू को परेशान नहीं करती और खुद ही किचन में खाना बनाने चली जाती है।
सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन पूनम नहीं उठती। जब रात का खाना बनाने का समय होता है, तब उसकी आँख खुलती है। अरे, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। मैं 7 बजे तो सोई थी, बस 1 घंटा ही सो पाई मैं। अरे 1 घंटा नहीं, तुम पिछले 13 घंटे से सो रही हो। लेकिन तुम लगातार इतनी ज्यादा कैसे सो सकती हो? तुम उठ गई हो तो रात का खाना बना लेना। दिन का खाना भी माँ ने बनाया था। अरे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बस अभी थोड़ी देर में सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। पूनम हाथ धोकर किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन वो 1 नंबर की आलसी थी, इसलिए खाना बनाने का नाम सुनते ही उसे आलस आ जाता है। ओहो, 3 लोगों के लिए खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। रमेश जी को 4 रोटी खानी है और माँ जी को 3 रोटी खानी है। इतनी सारी रोटी बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पूनम इतना कह ही रही थी कि तभी रमेश रसोई में आता है। अच्छा सुनो पूनम, खाने में दाल चावल रोटी और आलू का चोखा बना देना। ज्यादा कुछ काम धाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चावल भी बने हैं क्या? ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ। पूनम को ये बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी अपने आलस के चलते पूनम इतने आसान खाने को और भी आसानी से बनाने के बारे में सोचती है। एक काम करती हूँ, एक कुकर में ही चावल के साथ एक डिब्बे में दाल पकाने के लिए रख देती हूँ और उसी के अंदर 2-3 आलू भी डाल दूंगी। काम भी जल्दी हो जाएगा और ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। पूनम जिस कुकर में चावल बनने के लिए रखती है, उसी कुकर के अंदर वो एक टिफिन में दाल भी रख देती है और साथ में आलू भी उबलने के लिए डाल देती है। लेकिन बहुत देर तक कुकर में सीटी नहीं आती। अरे, इतनी देर हो गई, लेकिन कुकर में सीटी क्यों नहीं आई? लगता है यहाँ का कुकर अलग तरह से काम करता है। एक बार सासू माँ से जाकर पूछ कर आती हूँ। पूनम किचन से बाहर आकर देखती है तो घर के अंदर कोई नहीं था। तभी उसे घर के पीछे वाले आंगन से अपनी सास और रमेश की आवाज सुनाई देती है। लगता है दोनों आंगन में बैठे हैं, बाहर जाकर बात करती हूँ। पूनम जैसे ही अपनी सास और रमेश के पास बाहर आंगन में जाती है, वैसे ही घर में एक बहुत तगड़ा विस्फोट होता है। वो आवाज सुनकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। अरे, ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ है घर के अंदर? अरे, आवाज से तो लग रहा है जैसे कुकर फट गया हो। तुम खाना बना रही थी ना पूनम? अंदर कुछ हुआ था क्या? पता नहीं, मैं तो बस खाना बना रही थी। कुकर में दाल चावल बनने के लिए रखे थे, लेकिन उसमें बहुत देर से सीटी ही नहीं लग रही थी। बस वही पूछने के लिए आई थी कि कहीं कुकर खराब तो नहीं है। लगता है वही फट गया। हे भगवान, अच्छा हुआ बहू जो तू सही समय पर बाहर आ गई, वरना आज कोई अनहोनी हो जाती। आज के बाद घर में कुकर में कभी खाना नहीं बनेगा। अगर मेरी बहू को कुछ हो जाता तो। सबको लग रहा था कि कुकर फटा, उसमें कुकर की गलती है, लेकिन असल में गलती किसकी थी ये तो किसी को पता ही नहीं था। अगले दिन रमेश अपने खेत में जाने के लिए उठता है। कल खेत नहीं गया था तो आज खेत जाकर 2 गुना काम करना पड़ेगा। पूनम को जगा देता हूँ, वो मेरे लिए चाय नाश्ता बना देगी। रमेश पूनम को उठाता है। पूनम, मुझे थोड़ी देर में खेत के लिए निकलना है, तुम मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो। क्या इतनी सुबह सुबह? हाँ, खेत में तो सुबह ही जाना पड़ेगा ना, वरना दिन में तो बहुत धूप हो जाएगी। खैर, काम तो आज मुझे दोपहर में भी करना पड़ेगा, तो तुम खाना लेकर खेत में आ जाना, समझी? अब आलसी पूनम को कोई इतना सारा काम बता दे तो उसका दिमाग तो घूम ही जाएगा। वो आधी नींद में उठकर रमेश के लिए चाय बनाने जाती है, लेकिन चाय बनाते बनाते भी वो नींद में थी। मुझे तो लगा था कि माँ और पिताजी ने किसी अच्छे से घर में शादी की होगी, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई। पूनम इतनी नींद में थी कि वो चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है और धीमी आंच कर देती है। चाय उबलती रहती है और वहाँ पूनम की आंख लग जाती है। अरे, आधा घंटा हो गया पूनम को किचन में गए हुए, लेकिन अभी तक वो चाय लेकर क्यों नहीं आई? जाकर देखता हूँ। रमेश किचन में जाता है तो किचन का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है।
चूल्हे पर चाय का पतीला रखा था, जिसमें से चाय उबल उबल कर लगभग खत्म हो चुकी थी और पूनम वहाँ पर सो रही थी। रमेश जल्दी से चूल्हे की लकड़ियाँ निकालता है और आंच बुझाता है। अरे उठो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें इतनी नींद कैसे आती है। कल पूरा दिन तुम सोती रही और उसके बाद पूरी रात सोई हो और अभी भी तुम्हें नींद आ रही है। ओहो। अरे काम करते हैं तो थकान तो हो ही जाती है ना। अब कल मैंने सबके लिए खाना बनाया तो मैं थक गई। क्या? बस 3 लोगों का खाना बनाने में तुम थक गई? अरे तुमने तो हद कर दी है। पता नहीं कैसी आलसी से शादी कर ली मैंने। जब देखो तुम्हें बस नींद ही आती रहती है। अब तो चाय भी नहीं बची होगी, बाहर से खरीद कर ही मुझे पीनी पड़ेगी। सुबह सुबह रमेश का मूड खराब हो जाता है, लेकिन पूनम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसकी सास उसके पास आती है। अरे बेटा, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, तू जरा घर की साफ सफाई कर दे, तब तक मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ, तो काम का ज्यादा बोझ तुझ पर नहीं पड़ेगा। क्या घर की सफाई करनी पड़ेगी? लेकिन सासू माँ, घर तो बिल्कुल साफ है, तो घर की साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो घर में माता लक्ष्मी कैसे आएगी? पहले पूरे घर में झाड़ू कर देना, फिर पोछा लगा लेना। पूनम मुंह बनाकर उठती है, लेकिन इतना काम वो कहाँ करने वाली थी, इसलिए उसके दिमाग में एक बात आती है। पहले झाड़ू लगाओ कि पोछा लगाऊं? इससे तो अच्छा है मैं पानी से सारा घर ही धो देती हूँ, अपने आप हवा में सूख भी जाएगा। पूनम पूरे घर में ढेर सारा पानी गिरा देती है और सारे घर के पंखे चला देती है। वो पानी को झाड़ू से घर के बाहर भी नहीं निकालती और फिर से अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। खाना भी बनकर तैयार हो गया। बहू ने घर की सफाई भी अच्छे से कर दी होगी। बस एक बार रमेश को खेत में खाना देकर आ जाऊं, उसके बाद बहू के साथ बैठकर आराम से खाऊंगी। अनीता बड़ी ही खुश थी। वो खाने का डब्बा लेकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि तभी घर में फैले हुए पानी पर उसका पैर फिसलता है और वो बेचारी धड़ाम से गिर जाती है। हाय मेरी कमर, ये क्या किया बहू तूने? पूरे घर में पानी ही पानी फैला दिया। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अनीता तो बेचारी पहले ही फर्श पर गिरी हुई थी कि तभी रमेश भी खेत से वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है तो वो भी धड़ाम से वहाँ गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, ये भगवान, ये पूरे घर में ये पानी किसने फैला रखा है? बाप रे बाप, बड़ी जोर से लगा रे। उन दोनों की आवाज सुनकर पूनम बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? पूरे घर में पानी ही पानी फैला दिया। आ, जल्दी से आकर मुझे उठा। जी माँ जी, अभी उठाती हूँ। और मुझे भी उठाना, मैं भी गिर गया हूँ। अरे बाप रे। ओफो। जी अभी आई। पूनम उन दोनों को उठाती है। पानी की वजह से दोनों बड़े ही ध्यान से चलते हुए कमरे में आकर बैठते हैं, लेकिन उन दोनों का सवाल पूनम से बस यही था। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पूरे घर में इतना पानी क्यों फैलाया हुआ है? अरे तुम्हारी वजह से पहले माँ गिरी और फिर मैं गिरा। अगर हम दोनों में से किसी को गहरी चोट लग जाती तो? अरे लेकिन माँ जी ने ही तो मुझे घर की साफ सफाई करने के लिए बोला था। मैं तो बस घर की सफाई ही कर रही थी। अरे बेटा, मैंने तुझे घर साफ करने के लिए बोला था, पूरे घर में पानी फैलाने के लिए थोड़े ना बोला था। ऐसे भला कौन घर की सफाई करता है? मेरे घर में तो ऐसे ही सफाई करते थे मम्मी जी। वैसे भी पहले झाड़ू लगाओ और फिर पोछा, ये तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। इससे अच्छा घर में पानी डाल दो तो गंदगी भी निकल जाती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ खाना बनाने में आलस आता है, लेकिन तुम्हें तो हर काम में आलस आता है। अगर ऐसे ही रोज काम करोगी तो घर में कोई न कोई हादसा किसी न किसी दिन जरूर हो जाएगा, समझी? रमेश और अनीता उसे समझा समझा कर थक जाते हैं, लेकिन वो थी कि अपना आलस छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तभी 1 साल बाद पूनम गर्भ से होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। देखो पूनम बेटा, हमने तुम पर कभी किसी बात का बोझ नहीं डाला।
और आगे भी नहीं डालेंगे। लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी जितनी अच्छी उसकी माँ निभा सकती है, उतना अच्छा कोई नहीं निभा सकता। इसलिए अब से आलस मत करना और अपने बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं गोलू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। गोलू 2 साल का हो गया, लेकिन आज तक बहू ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं समझी। जब देखो तब सोती रहती है। पता नहीं आखिर इसके अंदर इतना आलस कैसे भरा हुआ है। कल तेरी मौसी जी के यहाँ पर कथा है, तो मुझे वहाँ जाना है। इसलिए पूनम से कहना कि गोलू का ध्यान रखे और अपने बच्चे की थोड़ी जिम्मेदारी उठानी भी सीखे। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। अनीता अगली सुबह अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल जाती है। रमेश पूनम को उठाता है, लेकिन वो पूरे आलस में उठती है। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो? आपको चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? मुझे तो काम बहुत है और मैं काम करता भी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम है। माँ आज मौसी जी के घर जा रही हैं और मैं भी खेत जा रहा हूँ। घर में गोलू के साथ सिर्फ तुम हो, इसलिए उसका ध्यान रखना। और दूध लेकर आ गया हूँ, उसे गर्म करके रख देना, वरना वो भी खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। रमेश खेत के लिए निकल जाता है। पूनम आलस में उठती है और दूध गर्म होने के लिए रख देती है। ये दूध गर्म होने में भी कितना टाइम लेता है। एक काम करती हूँ, लकड़ी की आंच निकाल देती हूँ, भट्टी पर रखे रखे अपने आप ही गर्म हो जाएगा। पूनम गोलू के लिए एक बोतल में दूध डाल देती है। वो कमरे में आकर गोलू को दूध की बोतल पकड़ा देती है और खुद फिर से सो जाती है। गोलू अब चलना सीख रहा था, तो वो घर में पूरे दिन इधर उधर डोलता रहता था। घर में डोलते डोलते वो किचन में पहुंच गया। पूनम ने चूल्हे से जो लकड़ी निकाल कर रखी थी, अपने आलस के चक्कर में वो उसे ठीक से बुझाना भी भूल गई और रसोई की खिड़की पर लगा पर्दा धीरे धीरे उससे आग पकड़ने लगा। तभी घर से धुआं निकलने लगा। उनके घर के सामने अनिल भाई साहब रहते थे। वो अपनी खिड़की पर खड़े थे। तभी उन्हें उनके घर से वो धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अरे रमेश के घर से तो धुआं निकल रहा है। खाना बनाने के समय तो इतना धुआं निकलता नहीं है। कहीं घर में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? धीरे धीरे घर से निकलने वाला धुआं बढ़ने लगता है और उनके घर के बाहर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी बार बार दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन पूनम थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे घर के अंदर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अंकल, लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, वरना घर के अंदर आग बहुत जल्दी फैल जाएगी। आपने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है ना? हाँ बेटा, मैंने कॉल कर दिया है। जब बहुत देर तक भी पूनम दरवाजा नहीं खोलती, तो मोहल्ले वाले मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। तभी उन्हें घर में घुसते ही गोलू के रोने की आवाज आती है। अरे ये तो गोलू के रोने की आवाज है। जल्दी से उसे ढूंढो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अरे गोलू तो किचन में है और आग तो किचन में ही लगी है। आंटी आप मुझे अपना शॉल दो, मैं अभी गोलू को लेकर आता हूँ। जतिन नीलम आंटी की शॉल लेकर जैसे तैसे आग से झुलसी हुई किचन में पहुँचता है और गोलू को शॉल उठाकर उसे बाहर जल्दी से ले आता है। लेकिन तभी भी पूनम की नींद नहीं खुलती। रमेश भी खेत से भाग भाग कर आता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी टाइम पर आकर आग बुझा देती है। तब अचानक ही इतने शोर से पूनम की नींद खुलती है और घर की हालत देखकर वो सीधे घर से बाहर भागती है, तो पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो रखा था। अरे हमारे घर को ये क्या हो गया? हमारा पूरा घर कैसे जल गया? मेरा गोलू कहाँ पर है? आलसी कहीं की, अगर अपना बेटा तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया ना, तो तुम तो उसे मार ही डालोगी। अगर आज मोहल्ले वाले ने गोलू को न बचाया होता तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अरे मोहल्ले वाले घर के अंदर जाकर गोलू को बाहर लेकर आए और तुम अब उठ रही हो? वो बेचारा कितनी देर तक रोता रहा, लेकिन उसके रोने की आवाज भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। मैं बस तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता और ना ही अपने बच्चे को तुम्हारे साथ रहने दूंगा। मैं आज के आज ही तुम्हें तलाक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि आग बुझ गई है और मैं अंदर चली गई। मैंने गोलू को दूध पीने के लिए दिया तो मुझे लगा कि वो दूध पीकर सो जाएगा, लेकिन शायद वो खेलते खेलते रसोई तक चला गया और लकड़ी ने आग पकड़ ली। मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी गलती है,
लेकिन मुझे एक मौका दे दीजिए। आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें और कोई मौका नहीं देने वाला। तुम्हें मैं पहले ही बहुत मौका दे चुका हूं, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। अभी के अभी चली जाओ यहां से। पूनम के आलस की वजह से आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और वो भी ये बात समझ चुकी थी कि उसके आलस के कारण आज तक बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गलत होने वाला था। बात उसके बेटे की जान पर बन सकती थी, इसलिए उसने रमेश से माफी मांगी। बार बार कहने के बाद रमेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उस दिन जो भी हुआ उसके बाद पूनम ने फिर कभी आलस नहीं किया, क्योंकि वो उसके परिणाम समझ गई थी। इसलिए उसने हमेशा के लिए आलस को त्याग दिया और अपना हर कदम सटीकता से रखने लगी।